हेलो स्टूडेंट, अपनी जो सीडीपी की सीरीज चल रही थी, सी टेट, रीट, एच टेट, यूपी टेट, जो भी टेट एग्ज़ाम होते हैं, पीएच टेट, सब के लिए साइकोलॉजी सेम आती है, सीडीपी सेम आती है। तो अपनी सीरीज चल रही थी, तो उसी सीरीज़ में आज अपने टॉपिक करेंगे अधिगम वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सीखता है, वे व्यवहार में परिवर्तन करता है। देखो, इसने कहा है अधिगम, वही अधिगम का अर्थ होता है सीखना। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में क्या है, सीख जाता है, ठीक है, और व्यवहार में परिवर्तन करता है। परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या होता है, अधिगम होता है, यानी सीखना होता है। उसके बाद है सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया सार्वभौमिकरण है। व्यवहार में परिवर्तन मानसिक प्रक्रिया, स्वनिर्देशित सक्रिय भागीदारी, विश्लेषण, समालोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। सीखने में सारी प्रक्रिया ही होती है, परिवर्तन होते हैं, मानसिक प्रक्रिया होती है, भागीदारी होती है, चिंतन होते हैं, समाधान होते हैं। सारे जब व्यक्ति जब परिवर्तन करता है इन परिस्थिति के अनुसार, तो सारे क्या होता है, अधिगम यानी सीखने के अंदर आता है। अगला है अधिगम वक्र। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख, ईटीसी से आदि से प्रदर्शित किया जाता है, तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र क्या होता है, जब किसी प्रभाव या क्षमता को ग्राफ के आरेख से माध्यम से सिखाया जाता है कि इस स्थिति में ग्राफ ये रहा, इसमें ये रहा, ऐसे कोई आरेख में सिखाया जाता है, तो वो क्या होता है, अधिगम वक्र होता है। अधिगम के 4 वक्र होते हैं: सरल रेखीय वक्र, अनंतोदर वक्र, नतोदर अधिगम वक्र और मिश्रित अधिगम वक्र। ये 4 वक्र आपको याद रखने हैं। शिक्षण के स्तर पहला है स्मृति स्तर। तो स्मृति स्तर किसने दिया था, तो हर्बर्ट ने दिया था। बच्चे के रटने पर बल, हर्बर्ट कहता है बच्चे के रटने पर बल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सबसे निचला स्तर, अगर निचला स्तर माने ना, सबसे, अगर साइकोलॉजी के रटने पे फोकस नहीं करती, तो टीचिंग मेथड होते हैं, पेडागोजी होते हैं, वो रटने पे बल नहीं करते, इसलिए इसको निचला स्तर, मतलब सबसे अगर कम लेवल का कहें, सबसे कम उपयोगी कहें, तो स्मृति स्तर ही है। उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना, छोटी कक्षाओं के लिए, मतलब ये छोटी कक्षा के लिए उपयोगी है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लो, सीखना नहीं है, समझना नहीं है, रटना है, सिर्फ ये छोटी कक्षा के लिए उपयोगी होता है। और निचला स्तर है ये शिक्षण प्रक्रिया का, अधिगम प्रक्रिया का निचला स्तर, मतलब कम उपयोगी है, लेकिन वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दूसरा है समझ या बोध स्तर, ये दिया था मॉरिसन ने दिया था। और स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा, मतलब याद करने से तो कुछ बेटर ही है कि समझ के या फिर बोध आधारित हो, रटने की बजाय सीखने पर बल। तीसरा है चिंतन स्तर। सबसे ऊंचा स्तर क्या होता है, चिंतन होता है, मतलब बच्चा जो सोच के या तर्क विचार करता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। साइकोलॉजी या टीचिंग मेथड में सोचना ही सबसे बेस्ट है। सबसे ऊंचा स्तर बच्चों की मानसिक स्थिति के विकास का पूर्ण अवसर, चिंतन से निष्कर्ष निकालने के अवसर। सूक्ष्म शिक्षण, ये दिया था एलन महोदय ने दिया। और कम समय में अधिक दक्षता प्रदान, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। प्रक्रिया, पठन योजना निर्माण, कक्षा मिशन, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। ये देखो, ये 36 मिनट का टोटल प्रक्रिया होता है। इसमें मैंने लिख रखा है 6 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, टोटल ये 36 मिनट का होता है। अधिगम स्थानांतरण, जब कोई एक सीखा काम दूसरे को प्रभावित करता है। स्थानांतरण आपको पता है, एक स्थान से दूसरी जगह कोई शिफ्ट होना चीज़, तो जब कोई एक स्थान से सीखा हुआ काम दूसरे को प्रभावित कर देता है, तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, क्षैतिज, जिसमें 4 आते हैं स्थानांतरण में। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक शून्य और एक क्षैतिज है। नेक्स्ट अपने ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बात करूँ तो आपके चाहे सीटेट हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें टेट होता हो, उसमें सीडीपी आती हो, तो ये चाहे पेडागोजी में भी पूछ लेते हैं। अधिगम अक्षमता वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मैंने जहाँ यहाँ लिखी है, जो मेन होती है ना, सीखने की क्षमता, योग्यता की कमी को क्या कहता है, अधिगम अक्षमता कहते हैं। डिसलेक्सिया, ये बहुत बार पूछे गए हैं, ये टिप्स याद कर लेना आज ही। पढ़ने में कठिनाई, डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसको कौन सा रोग होता है, डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया होता है लिखने में कठिनाई आ रही है बच्चे को, तो डिस्ग्राफिया है। डिसकैलकुलिया है, गणितीय गणना में कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, गणना नहीं कर पा रहा, तो डिसकैलकुलिया रोग है उसको। डिसमोर्फिया है, उसको भ्रम वाली स्थिति रहती है, तो डिसमोर्फिया है। डिस्फेजिया की बात करूँ तो बोलने में विकार, डिस्फेजिया होता है। डिस्पेक्सिया होता है शारीरिक कौशल विकार। और डिस्थीमिया होता है तनाव से संबंधित। तो आपको ये समझ आ गया होगा ना। और इसमें एक साइड डिसलेक्सिया है, पढ़ने, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, तो आप जितने बार पेपर उठाओगे ना, बहुत ज़्यादा पूछा गया है।
लास्ट इसका है ADHD और RPWD एक्ट। फिर अपने अधिगम ये क्या हो गया रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो RPWD है, इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, नहीं सॉरी ADHD क्या है, इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, हाइपर एक्टिव हो जाता है। ADHD में एक चीज़ पर ध्यान नहीं कर पाता, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। जैसे स्वलीनता और आत्म केंद्रिता, दोहराव या बार बार किया जाने वाले व्यवहार, स्वलीनता या आत्म, जिससे एक व्यवहार बच्चा बार बार कर रहा है, रिपीटिशन कर रहा है, और तो वो क्या हो जाएगा, स्वलीनता या आत्म केंद्रिता। और ये इसमें बच्चा एक चीज़ पे फोकस नहीं होता, ये दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बन जाती है। RPW एक्ट 2016 क्या है, पहले 1995 में 7 विकलांगता थी, ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट ही होता है ये। तो पहले 1995 में 7 विकलांगता थी, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 21 कर दिया, ये आपको पता ही है। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता व भेदभाव, स्कूल जाने वाले का हर 5 साल में बुक्स TLM आदि उपलब्ध। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता व भेदभाव के लिए मतलब कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, उनके साथ भेदभाव न किया जाए, उनको दूसरे बच्चों के साथ ही मौके अवसर प्रदान किए जाएं। इसलिए RPWD एक्ट 2016 आए थे। इसमें उनके अधिकार, इसमें पहले 7 विकलांगता थी, 21 कर दी, जिसमें सारे उनके अधिकारों का भी वर्णन है। तो अगर आप टेट एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए अधिगम वाला टॉपिक इतना काफ़ी है, आपको ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। CDP की सीरीज़ चल रही है, तो आपकी थ्योरी सीरीज़ चल रही है, पहले अपनी थ्योरी करेंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग से 0 लेवल से तैयारी स्टार्ट करें, आपको पता है रीट भी आने वाली है, CTET भी दोबारा आने वाला है, PS टेट भी आएगा ही, और HTET UP टेट भी एग्ज़ाम आपको पता ही है, HTET का तो होने वाला है एग्ज़ाम। तो आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा, तो ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए थ्योरी के मेरे बनाए हुए, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है मेरे, और ईजी से ईजी भाषा में है, इससे ईजी आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो आप इनको लर्न कर लीजिए। CDP में आपकी गारंटी लेती हूँ कि 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 25 प्लस आप आराम से स्कोर कर दोगे, अगर जो मैंने चीज़ें समझाई है बस उनको समझ लो। ये देखो, मैंने एक दिन आपके लिए टैग वर्ड्स वाली वीडियो भी बनाई थी, वो तो CTET में तो इतने हेल्पफुल रहेंगे, आप उनको बस याद कर लेना कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव, क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर दोगे कि ये सही है ये गलत है। तो आपके लिए सीरीज चल रही है, आप अगर इस सीरीज़ को अच्छा शेयर करोगे सबके साथ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करोगे, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी क्लास बच्चों को पसंद आ रही है और मेरी मेहनत ख़राब नहीं जा रही। तो आप सपोर्ट करोगे इस क्लास को, उम्मीद करती हूँ, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करोगे। और एक बात, जो अगर आप नए आए हो चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड करवाती हूँ मैं, और वैकेंसी अपडेट भी देती हूँ, लाइव सेशन भी रखती हूँ, डाउट सेशन भी रखती हूँ, तो आप मेरे साथ डाउट भी क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और